बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। ये 2000 हमारे पास पेपर आ गया है 6 का, और इसका एमसीक्यूज़ नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूँ। सिंपल बैलेंस हैज़ टू पेन सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ द इक्वल लेंथ व्हेन इट इज़ बैलेंस्ड। द पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो। अच्छा, पॉइंटर ज़ीरो पर है, पेन एक्स और पेन वाई दोनों दिए हुए और ये तक बैलेंस है। Four masses in total are placed on the pans, which one with one or more on the pan X and the rest on pan Y. ठीक है जी। Which combination of the masses can be used to balance the pans? अच्छा, इसमें थोड़ी सी मेंटल मैथ है कि आपने देखना होगा कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें कि दोनों साइड पे इक्वल मैसेज आ जाए। अब पहले एक है, मैं कॉम्बिनेशन को उठा के अगर बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे 10 है और 10 के साथ अगर मैं 5 और 1 1 का भी कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ये 7 बनेगा। तो ये इसको अगर मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मार्ट सेलेक्ट से, तो ये अगर जैसे मिसाल के तौर पे इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो अगर मैं ये 10 के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ये बनेंगे मेरे पास 7, तो ये तब भी 10 के इक्वल नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देख लें, हाँ ये 5 ग्राम्स और ये वाला 2 + 2 4 और ये वाला 5 ग्राम्स हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बाकी सी और डी में भी किसी किस्म का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी बी। बी के अंदर आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप पेन्स को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है जी गाइज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपका जो है देख लेते हैं वो क्या कह रहा है आपसे। Number 6 MCQs है, a person measure the length, width, height and mass of the rectangular metal block. Which of these measurements are needed in order to calculate the density of the metal? देखिए जी, आपको फिर डेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है ना। यानी कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। और अब मास फाइंड करने के लिए आप जानते ही हैं कि इसमें मास तो आपको पता होना ही चाहिए। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन इज़ द ऑप्शन डी। ठीक है जी, डी फॉर डॉक्टर। नंबर 7, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ज़रा देखिएगा इसको ज़रा गौर से। इन विच सिचुएशन इज़ इट इम्पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब वो पूछ रहा है कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम में रहना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैं पढ़ देता हूँ, टू फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए नहीं, अगर आपके पास एक, इसको हम स्मार्ट सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास फोर्सेज हैं, द टू फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए जी, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्सेज लग रही हैं और सेम डायरेक्शन में, तो फिर वो तो मूव करेगा, इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा। तो यही ऑप्शन बनता है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन बाकी अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। द टू फोर्सेज आर एक्ट थ्रू द सेम पॉइंट। देखिए जी, अगर दो फोर्सेज एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, एक्ट थ्रू द सेम पॉइंट्स, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे उसमें, यानी कि वो कंडीशन है कि आपके पास इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आपके पास एक एग्जांपल है और उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे लेट सपोज ये हमारे पास फोर्सेस हैं और ये, एक मिनट एक्सक्यूज़ मी, इसको आपको मैं, अब जैसे ये देख लें, यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने मैंने मार्क किया, इधर से भी एक फोर्स आ रही है, इसी पॉइंट पे इधर से भी फोर्स आ रही है, सेम पॉइंट पे लग रही हैं फोर्सेस, ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए यह इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया है। अगर हमारे पास दो फोर्सेज हों और सेम साइजेस की होती हैं, वो भी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, देख लें, दोनों फोर्सेज सेम भी हो सकती हैं, साइजेस भी इनका सेम हो सकता है। तो हो सकता है अगर ये 2 न्यूटन की हो तो ये भी 2 न्यूटन की हो, तो भी इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। और टू फोर्सेज आर ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब ये होता है, जैसे अगर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक है तो ये भी मैग्नेटिक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। एक फील्ड के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे एक चार्ज के ऊपर दो फोर्सेज लग रही होती हैं, तो वहाँ पे सेम टाइप्स ऑफ द फोर्सेज लग रही होती हैं और वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो टाइप्स ऑफ द सेम, ये सब इक्विलिब्रियम में आने के लिए पॉसिबल हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, वो ऐसी कंडीशन है कि जब दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट कभी भी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है, दिस वन ऑप्शन, ये वो ऑप्शन है कि जिसके होते हुए ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम में होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल।
ठीक हो गया जी। नंबर 8, द डायग्राम शोज द 4 मॉडल्स ऑफ द बसेस प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट रैंप्स। और ये 4 बसेस में से वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी बस होगी जो कि हाउ मेनी ऑफ दीज मॉडल्स आर फॉल ओवर। अच्छा, अब उसको समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं एक एक करके आपको एक बस के बारे में बताऊं। तो ये देखिएगा, इसमें एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये टर्न हो सकती है। तो पहले तो आप उस पॉइंट को फोकस करने की ज़रूरत है कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा जिसके अबाउट कोई भी बस टर्न हो सकती है। तो इस पे हम चेक करते हैं, 1 मिनट वापस चलते हैं। ये देखें, इसी में इस वाली बस को फोकस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये एक बस मैं, सॉरी ये पॉइंट नहीं मैंने लेना था, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, यस, यहाँ पर ये बस मैंने सेलेक्ट की है। इसको मैं सेलेक्ट करने की वजह मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखें आप, यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो देखना है कहाँ है, और इसका पॉइंट देखना है कहाँ है। देखिए जी, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये टर्न करी, जो मैंने रेड से मार्क किया। अब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, इससे मैं एक सीधी लाइन नीचे की तरफ ला रहा हूँ, और अगर आप देखें ना, वो लाइन जो आ रही है जिस डाउनवर्ड आ रही है, वो इसके जो पिवट पॉइंट है उससे राइट साइड पे चली गई है। ठीक हो गया जी। राइट साइड पे जाने की वजह से ये होगा कि ये इसको टर्न कर देगी। और किस डायरेक्शन में टर्न करेगी, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने अभी सर्कल के अंदर बंद किया है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। और इस पॉइंट से इसका वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और देख लें, ये जो पॉइंट था ये पिवट पॉइंट था जो मैंने पहले मार्क किया हुआ था। दिस वन इज़ अ पिवट पॉइंट। ठीक है जी। तो ये पिवट पॉइंट के अबाउट टर्न कर जाएगी, टॉपल्स हो जाएगी, गिर जाएगी, और ये टर्निंग जो होगी ये कौन सी होगी, ये होगी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप बाकी बसेस को देखते हैं ना, तो उन केसेस में अगर मैं जैसे आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा, थोड़ा बेशक आप कहते हैं तो, कि जैसे यहाँ पर देख लें, सेकंड वाली बस देख लें, ये इसमें ये वाली बस चेक करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो इसका जो ये अभी सेंटर ऑफ मास है, ये देख लें, ये आपके पास जो आ रहा है, ये इसने अभी पिवट पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, यानी पिवट पॉइंट के ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे नहीं आ रहा। अगर यही लाइन जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की और जिसमें मैंने एरो भी लगाया नीचे की तरफ, ये लाइन अगर इस पिवट पॉइंट के जो मैंने पिवट पॉइंट मार्क किया है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। पिवट पॉइंट के लिए मैं कलर ले लेता हूँ डिफरेंट सा, ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो ये देख लें, पिवट पॉइंट जो था मैंने मार्क किया, इसको मैं रेस करके अब ये मैं पिवट पॉइंट मार्क करने जा रहा हूँ। ये ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया। तो ये पिवट पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा सा मैंने मार्क किया। ये जो एरो आ रहा है ये इसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। राइट साइड पे अगर ये आ रहा होता ना, जैसे प्रीवियस केस में आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो फिर ये टोपल कर जाती बस और गिर जाती, ठीक है ना, और वापस कम बैक ना करती। तो बाकी बी और सी के केसेस में भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि वहाँ पर भी कंडीशन यही है कि जो एरो आएगा, जो सेंटर ऑफ मास से अगर आप एरो ड्रॉ करते हैं, तो वो जो एरो आएगा वो भी लेफ्ट साइड पर ही होंगे सबके एरो, जिसकी वजह से वो टॉपल नहीं कर रही। सिर्फ एक बस थी जो राइट साइड पे, बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, ये वाली बस जो सबसे राइट साइड पे आ रही है, ये गिर जाएगी और बाकी नहीं गिरेंगी। तो हाउ मेनी ऑफ दीज मॉडल्स विल फॉल ओवर, तो सिर्फ एक ही मॉडल होगा जो गिरेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।